वेलकम एवरीवन अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था जाइगोमाइकोटा और उससे पहले हमने ओमाइकोटा के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अब जाइगोमाइकोटा के बाद में हम बात करते हैं ग्लोमेरोमाइकोटा की। देखो, पहले क्रिकेटाल के क्लासिफिकेशन से पहले ग्लोमेरोमाइकोटा का कहीं पर कोई जिक्र नहीं आता था, क्योंकि ग्लोमेरोमाइकोटा के मेंबर्स को भी हम जाइगोमाइकोटा में ही पढ़ लेते थे। लेकिन बाद में ये आइडेंटिफाई किया गया कि ग्लोमेरोमाइकोटा के अंदर जो मेंबर्स आते हैं उनके अंदर जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए फिर उनको वहां से हटाकर एक अलग फाइलम बना दिया गया जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरोमाइकोटा। उसी के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो इससे नहीं बनते हैं, जैसे कि आपके एस्कोमाइकोटा या बेसिडियोमाइकोटा से बनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें इसकी भी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए, सबसे पहला तो हमने पढ़ा ओमाइकोटा के अंदर, जाइगोमाइकोटा के अंदर एंड ग्लोमेरोमाइकोटा के अंदर सिनोसिटिक माइसीलियम होगा। सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब क्या होता है कि एसेप्टेट माइसीलियम वहां पर होगा। एसेप्टेट का मतलब जो माइसीलियम होगा उसके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको याद रखना है सिनोसिटिक। इसके आगे के जितने भी हम फाइलम्स पढ़ेंगे वहां पर हमेशा जो माइसीलियम होगा वो हमारा कैसा होगा, सेप्टेट होगा, यानी कि वहां पर सेप्टा जो है उनका फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि डोलीपोर सेप्टम क्या है, क्योंकि ये तो हम बेसिक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि डोलीपोर सेप्टम क्या होते हैं और डोलीपोर सेप्टम किसके अंदर पाए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेप्टा कौन कौन से फाइलम के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो सिनोसिटिक माइसीलियम का मतलब कि कोई भी सेप्टा यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। चलिए, सेकंड हम बात करते हैं कि इस ग्लोमेरोमाइकोटा के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंगस आती है वो कौन सी है, आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा, या फिर जिसे हम एम फंजाई या फिर हम वेस्कुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा के नाम से भी जानते हैं, वाम फंजाई जो है, जो कि ऑब्लिगेट सिम्बायोन्ट्स हैं। देखो, वाम फंजाई आपने सुना होगा, है ना। माइकोराइजा, माइकोराइजा पहली बात तो है क्या, माइकोराइजा फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच का एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिप्रेजेंट करता है। माइकोराइजा जो है वो पर्टिकुलर होता क्या है कि ये फंगस जो है ये काम क्या करता है, सोइल के अंदर जो हमारे फोस्फेटिक या फोस्फेट जो है उसको सॉल्युबलाइज करने का काम करता है। देखो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम थोड़ा पैथोलॉजी से डिफरेंट जाके समझ लेते हैं। जैसे डीएपी है, आपने कभी देखा होगा कि फार्मर्स कभी भी डीएपी है उसको यूरिया की तरह ऐसे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करते हैं, उसकी यूरिया की तरह उसको जस्ट फेंक नहीं देते हैं फील्ड में, जबकि यूरिया की डीएपी की भी शोइंग की जाती है। या तो साइड बाय साइड हम प्लांट के शोइंग कर देते हैं आफ्टर द प्लांटिंग, आफ्टर द शोइंग, या फिर हम शोइंग के साथ में ही डीएपी को भी उसकी शोइंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एक इमोबाइल न्यूट्रिएंट है, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट नहीं करता है विद इन द सोइल। तो सोइल के अंदर फॉस्फोरस जो होता है वो क्या होता है, इमोबाइल होता है ना। तो पर्टिकुलर ये जो माइकोराइजा होता है ये क्या करता है, जो फॉस्फोरस जो कि सोल्यूबलाइज फॉर्म में नहीं है उसको सोल्यूबलाइज फॉर्म में लाकर पौधों को प्राप्त करवाने का काम करता है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। ऐसे ही सिम्बायोन्ट्स के तौर पर हम राइजोबियम को भी पढ़ते हैं। राइजोबियम एक बेसिकली बैक्टीरिया है जो भी पर्टिकुलरली लेग्यूम प्लांट जो है उनकी रूट्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर रहता है ना। और वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहती है, इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल के अंदर फिक्स करने का काम करता है। तो हम बोल सकते हैं राइजोबियम, माइकोराइजा, लाइकेन, ये क्या हो गया, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म हुए, है ना। जैसे जिसमें राइजोबियम जो है वो क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ आर्बस्क्यूल्स इन प्लांट की रूट सेल। देखो, ये जो पर्टिकुलर एम फंजाई है जिसे हम आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा बोल रहे हैं, इनका मेन काम क्या है कि प्लांट की रूट सेल्स के अंदर ये आर्बस्क्यूल्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। ये आर्बस्क्यूल्स स्ट्रक्चर होती क्या है, जहां पर न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है कि फॉस्फोरस को सोल्यूबलाइज करके प्लांट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो साइट जहां पे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो रहा है उसे क्या बोला जाता है, आर्बस्क्यूल्स। और ये आर्बस्क्यूल्स कहाँ बनती हैं, प्लांट की रूट सेल्स के ऊपर बनती हैं। अब हमने वैसे ही डिस्कस किया कि ग्लोमेरोमाइकोटा के अंदर क्यों रखा, क्योंकि ये जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं कर रही हैं, और जाइगोस्पोर किसके, सेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो जाइगोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं उनके सेक्सुअल स्पोर्स को हम जाइगोस्पोर्स बोलते हैं, जो कि रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं। तो डू नॉट प्रोड्यूस जाइगोस्पोर, ये जाइगोस्पोर्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये एसेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें ग्लोमेरोस्पोर, ग्लोमेरोमाइकोटा से ग्लोमेरोस्पोर्स। तो इनके जो पहली बात तो ग्लोमेरोस्पोर्स कौन से हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्पोर्स हैं ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं एम फंजाई के, जिन्हें ग्लोमेरोस्पोर्स के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक
पर्टिकुलर आप सिम्बायोसिस और देख सकते हैं, एसोसिएशन देख सकते हैं, जिसे एंडोसाइनोसिस के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि एंडोसाइनोसिस क्या होता है। तो ये भी एक ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एक फंगस जियोसाइफोन और दूसरा नोस्टॉक के बीच में। तो नोस्टॉक और एक फंगस जियोसाइफोन, इन दोनों के बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसे क्या बोला जाता है? एंडोसाइनोसिस बोला जाता है। याद रखना है आपको एंडोसाइनोसिस क्या है। दूसरा, हमने कहा ना कि वार्म फंजाई जो है वेस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, तो एक तो आर्बस्क्यूल्स नाम की स्ट्रक्चर बनाता है, एक वेसिकल नाम की स्ट्रक्चर बनाता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि वी से क्या बनेगा? वेसिकल बनेगा, और ए से क्या बनेगा? आर्बस्क्यूल स्ट्रक्चर बनेगी। तो वेसिकल जो है ना वो क्या करता है? आपका फूड स्टोरेज ऑर्गन है। वेसिकल जो है वो वहां पर तो क्या होगा? फूड का स्टोरेज होगा। और जो आर्बस्क्यूल्स हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंजिंग साइट है, जहां पर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फूड स्टोरेज ऑर्गन तो क्या होगी? वेसिकल्स होंगी, जो कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं एम फंजाई के अंदर। और आर्बस्क्यूल्स, जिन्हें हम हाइपल कोइल्स के नाम से भी जानते हैं, ये क्या है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज की साइट है। देन ये फंगस जो है वो फॉर्म बनाती हैं एक फाइन नेटवर्क ऑफ हाइफा सोइल के अंदर, जो कि रूट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा एफिशिएंट होती हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। ये जो स्पोर्स होते हैं ये सिंगली भी बनाए जा सकते हैं और क्लस्टर्स में भी बनाए जाते हैं, तो इन्हें स्पोरोकार्प्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो वार्म फंजाई किसके अंदर आता है? ग्लोमेरोमाइकोटा के अंदर आता है। वार्म फंजाई के अंदर दो टर्म्स, वेसिकल और आर्बस्क्यूल्स। वेसिकल्स जो होता है वो स्टोरेज फूड ऑर्गन के तौर पर जाना जाता है, और आर्बस्क्यूल्स जो स्ट्रक्चर है वहां पर न्यूट्रिएंट्स का जो पर्टिकुलर एक्सचेंज है वो देखने को मिलता है। इसमें जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर से ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ओनली एसेक्सुअल स्पोर्स, जिन्हें हम ग्लोमेरोस्पोर्स के तौर पर जानते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है, यानी कि हाइफा जो है सॉरी जो सेप्टा जो है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। ये एसेप्टेड तरीके का माइसीलियम रखता है। ये बस इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ग्लोमेरोमाइकोटा का क्लासिफिकेशन दिया गया है, अगर किसी को डीप में पढ़ना हो। बाकी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी इसके अंदर कुछ 4 ऑर्डर आते हैं, जिनके अंदर कुछ कुछ फैमिलीज दे रखी हैं। जैसे ऑर्डर 1 जो है, फर्स्ट जो है वो ग्लोमेरल्स हो गया, डाइवर्सिफोरल्स हो गया, आर्क्योस्पोरल्स हो गया और पैरारोमेल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे जियोसाइफोन। जियोसाइफोन कौन सा था? जो कि नोस्टॉक के साथ में मिलकर क्या बना रहा था? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना रहा था, जिसे हम एंडोसाइनोसिस बोल रहे थे। वो किसके अंदर आता है? जियोफॉर्मेसी फैमिली के अंदर आ रहा था। तो ये यहाँ पर इसका छोटा सा क्लासिफिकेशन मेंशन किया है शॉर्ट के अंदर। ठीक है, ये हुआ हमारा ग्लोमेरोमाइकोटा। जितनी चीजें आपको बताई गई हैं सिर्फ उतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हमने पढ़ लिया ओमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा और इसके अलावा ग्लोमेरोमाइकोटा। अब हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है विच इज एस्कोमाइकोटा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोर देन 70% ऑफ फंजाई जो हैं वो इसी फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी हर एक चीज, चाहे वो इसके अंदर एस्कस का फॉर्मेशन हो, चाहे पाउडर मिल्ड्यू फंजाई के जेनेरा हो, न्यूरोस्पोरा फंगस हो, पेनिसिलियम हो या ट्राइकोडर्मा हो, ऑल एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द एस्कोमाइकोटा, है ना। तो शुरू करते हैं एस्कोमाइकोटा की आज जनरल इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद में एस्कस वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो देखो फाइलम जो है वो एस्कोमाइकोटा, ये एस्कोमाइकोटा एस्कस का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एस्कोमाइकोटा। तो एस्कोमाइकोटा के अंदर क्या होगा? एस्कस का फॉर्मेशन होगा पहला, और एस्कोमाइकोटा जो है उसे ही सेक फंजाई के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये जो एस्कस होती है ये सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसीलिए इसको सेक फंजाई के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, अब देखो एस्कोमाइकोटा के अंदर हम कौन कौन सी फंजाई को रखेंगे, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होंगे। तो देखो फंजाई, वो फंजाई फाइलम एस्कोमाइकोटा से बिलोंग करेगी जिनमें एक एस्कस होगा, सेप्टेट माइसीलियम होगा, क्योंकि अब इसके बाद में जितने भी फाइलम आएंगे उनमें जितने भी फंगस आएंगे उनके अंदर क्या होगा? माइसीलियम हमेशा सेप्टेट होगा। इसके अलावा ये प्रोडक्शन करेंगे एक फ्रूटिंग बॉडी का, एंड फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर्स, फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर्स किसके अंदर प्रेजेंट थी? ओनली ओमाइकोटा के अंदर प्रेजेंट थी, जहां पे जो स्पोर्स हैं हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स, उनके अंदर फ्लेजिला पाया जा रहा था, जिसकी वजह से वो क्या बोलते हैं उसको, मूवमेंट कर पा रहे थे। ठीक है, जिसे हम प्लानोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद के जो फाइलम्स है वहां पर ए प्लानोस्पोर्स ही प्रेजेंट है, तो कोई भी फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पाई नहीं जाती है किसी भी तरीके के स्पोर्स के अंदर। तो सिंपल सी चीज है, एस्कोमाइकोटा में जो फंगस आ रही है उसमें होगा ही क्या? एस्कस का फॉर्मेशन आ रहा है, इसीलिए उसको एस्कोमाइकोटा के अंदर रख रहे हैं। एक एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं हमारे, उन्हें हम बोलते हैं एस्कोस्पोर, यानी कि
एस्कोमाइकोटा के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बन रहे हैं वो कौन से हैं? एस्कोस्पोर्स। और एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं इन जनरल। हाँ, देर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो हेयर। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें कि मोर देन, लाइक ट्राइकोडर्मा में भी देख लीजिए आप 512 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ ऐसे फंजाई हैं जिनमें एक्सेप्शन भी हैं कि 8 से ज्यादा जो एस्कोस्पोर्स है उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन मोस्टली क्या होगा, एक एस्कस के अंदर कितने, आपको कितने याद रखने हैं, एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और सेपरेट माइसीलियम होगा, एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी, और जो फ्लेजिलेटेड स्ट्रक्चर हैं वो एब्सेंट होंगे। अब हम बात करते हैं एस्कस से। एस्कस क्या होता है? तो एस्कस जो होती है वो बेसिकली इलोंगेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर, इसीलिए क्या बोला गया? सेक फंजाई बोला गया। विच कंटेन्स नॉर्मली 8 एस्कोस्पोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने एस्कोस्पोर्स रहते हैं? 8 एस्कोस्पोर्स होंगे। इनके हाइफी में सेप्टा भी होगा जो कि परफोरेटेड होता है सेंटर में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हाइफा के टाइप्स के अंदर। और जो थैलस होता है वो कैसा होता है? थैलस जो है वो जो ईस्ट आएंगी हमारी, उसके अंदर कैसा होगा? फिलामेंटस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन। अब देखो दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन, यहाँ पर भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल स्पोर्स के तौर पे हम कोनिडिया की बात करते हैं, एस्कोमाइकोटा की जब बात करते हैं तब। लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ फंजाई के अंदर अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अलग से क्यों देख रहे हैं, बाकियों में तो नहीं देखा हमने। जाइगोमाइकोटा या ओमाइकोटा में तो अलग से रिप्रोडक्शन नहीं देखा, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एसेक्सुअल स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब ये सारी चीजें क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, तो देखो जैसे बडिंग और फीजन है, फ्रेगमेंटेशन, क्लेमाइडोस्पोर्स और कोनिडिया का फॉर्मेशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे ज्यादा एस्कोमाइकोटा है, उसका स्पेशलाइजेशन है कोनिडिया के प्रोडक्शन में। जो एस्कोमाइकोटा होता है उसमें कोनिडियोफोर्स एक्सटर्नली डेवलप हो सकते हैं, या फिर किसी फ्रूटिंग बॉडी, जो एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है जैसे पिक्नीडियम वगैरह। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। 4 तरीके की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, पिक्नीडियम, एसेरुलस, स्पोरोडोकिया और आपकी पर्टिकुलर सिनेमा, ठीक है। आपने सुना होगा स्पोरोडोकियम और बेसिकली कोरिमियम और सिनेमा। जब ये कोनिडियोफोर्स जो होते हैं वो आपस में बहुत टाइटली फ्यूज होते हैं तो इसे सिनेमा बोलते हैं, और अगर यही लेस कॉम्पैक्ट होते हैं तो इसे ही कोरिमियम बोलते हैं। ये एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, हम पहले भी इन स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन कर चुके हैं, बट फॉर एन रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू हमने वापस यहाँ पे मेंशन किया है। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी अलग अलग मेथड्स हैं हमारे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे गैमेटेंजियल कॉपुलेशन देखने को मिल सकता है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, स्पर्मेटाइजेशन और सोमेटोगेमी। वैसे तो स्पर्मेटाइजेशन जो है ना वो रस्ट बेसिडियोमाइकोटा में देखने को मिलता है इन जनरल, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मेथड से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर हमारी आती है सोमैटिक स्ट्रक्चर कि जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, क्योंकि ईस्ट भी इसके अंदर आते हैं, एस्कोमाइकोटा के अंदर ईस्ट भी आते हैं। ईस्ट के अंदर जो सेल वॉल होती है उसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे बनी होती है। देखो हमने ओमाइकोटा के अंदर जब सेल वॉल की बात करी तो सेलुलोज प्लस कुछ ग्लूकन से मिलकर बनी थी। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो जैसे जाइगोमाइकोटा के अंदर हमने बात की तो काइटोसन काइटीन की मिलके बनी होती है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो काइटीन की मिलके बनी है, लेकिन ईस्ट की जो सेल वॉल होती है, जो कि ईस्ट भी एक एग्जाम्पल है, ईस्ट एक फंगस है जिसका एग्जाम्पल है, जो कि यूनिसेलुलर होती है, जिसका एग्जाम्पल एस्कोमाइकोटा के अंदर ही आता है। तो जो सेल वॉल होती है वो 2 लेयर्ड होती है और काइटिन की बनी होती है। लेकिन कुछ ईस्ट हैं, ईस्ट की जो सेलुलोज होती है वो मेनन्स एंड बीटा 1,3 ग्लूकन्स की मिलके बनी होती है। बीटा 1,3 ग्लूकन्स एंड मेनन्स की ईस्ट की सेल वॉल बनी होती है, याद रखना। और ईस्ट का जो स्टोरेज प्रोडक्ट होता है वो होता है वोल्यूटिन, ये भी याद रखना, ठीक है। ये प्रिंसिपल सेल वॉल पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ना। तो ईस्ट की याद रखना मेनन्स की बनी होती है, और बाकी एस्कोमाइकोटा के जो फंजाई हैं उनकी किन से मिलके बनी होगी, काइटिन से मिलके बनी होगी। ये जो फंजाई हैं इनमें वेल डेवलप्ड सेप्टेट ब्रांच्ड माइसीलियम पाया जाता है। इनके सेप्टा में एक सेंट्रल पोर होता है जिससे सारा जो कंटेंट होता है वो माइग्रेट होता है फ्रॉम वन सेल टू अनोदर। कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी पाई जाती है जैसे कि वोरोनिन बॉडीज, ठीक है। वोरोनिन बॉडीज जो होती है, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके AARO के अंदर कि वोरोनिन बॉडीज जो है वो किस में पाई जाती हैं, कौन से फाइलम के अंदर पाई जाती हैं पर्टिकुलरली। तो एस्कोमाइकोटा के अंदर आपको वोरोनिन बॉडीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे ना 2 सिमिलर से नाम हैं, एक हमारे वायरोलॉजी से रिलेटेड है और एक हमारे फंगस
कि माइकोलॉजी से रिलेटेड, एक होता है वोरोनिन बॉडीज, एक होता है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज जो है वो वायरस के इन्फेक्शन को दर्शाती है, यानी कि इंक्लूजन बॉडीज हमें दिख रही है, इसका मतलब क्या चीज इंडिकेट हो रही है कि वायरस का इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पे। तो इंक्लूजन बॉडीज इज रिलेटेड टू वायरोलॉजी, जो कि वायरस के इन्फेक्शन को दर्शाती है, जबकि वोरोनिन बॉडीज जो है वो फंगस के इन्फेक्शन को, फंगस में दिखाती है, और वो भी किसमें, एस्कोमाइकोटा ग्रुप में ही दिखाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया था वोरोनिन बॉडीज कौन से पर्टिकुलर फाइलम में देखने को मिलती हैं। ऑप्शन से बेसिडियोमाइकोटा, ओमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा एंड मैनी मोर। तो हम बात करते हैं वोरोनिन बॉडीज होती क्या है। ये एक स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्लग करती हैं पोर को टू वॉल्ड ऑफ डेड और एजिंग द हाइफा, while the septal pore organelles are pulley well like in shape and are used to shut off sexually reproducing hyphae from somatic hyphae। somatic hyphae को sexually reproducing hyphae से अलग करने के लिए, शट ऑफ करने के लिए कुछ बॉडीज पाई जाती हैं जिन्हें वोरोनिन बॉडीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ स्क्लेरोशियम वगैरह, स्क्लेरोशिया वगैरह की जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, हम पहले स्ट्रोमा, माइसिलियल स्ट्रैंड्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एस्कस के डेवलपमेंट की। ठीक है, एस्कस का डेवलपमेंट एक अच्छे और हम कह सकते हैं एक बहुत बेहतरीन तरीके से एस्कस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एस्कस का जो फॉर्मेशन है बेसिकली, उसके अंदर जो हमारे एस्कोस्पोर्स बनने की जो कंडीशन होती है उसमें एक डाइकैरियोटिक कंडीशन आती है। डाइकैरियोटिक कंडीशन का हमने पहले भी सुन लिया था। N+N सिचुएशन को डाइकैरियोटिक कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, जबकि दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और दोनों का अपना वजूद होता है। तो इस N+N की कंडीशन को हम डाइकैरियोटिक कंडीशन कहते हैं। और इसी ये जो एस्कस का फॉर्मेशन है इसके अंदर एक पर्टिकुलर डाइकैरियोटिक कंडीशन आती है। तो जहाँ पर देखो एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो दो न्यूक्लियस आएंगे ये दोनों अलग अलग पेरेंट्स से आएंगे। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम बोला जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे एस्कोगोनियम, है ना। अगर हम ओमाइकोटा की बात करेंगे तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसे उगोनियम बोल दिया जाएगा। एस्कोमाइकोटा की बात कर रहे हैं तो इसे एस्कोगोनियम बोल दिया जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल न्यूक्लियाई जो होती है एंथ्रीडियम की वो पास करती है थ्रू द ट्राइकोगाइनी। ये हम बहुत अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ट्राइकोगाइनी क्या होती है, वो ट्यूब जिसका फॉर्मेशन होता है जिससे कि मेल कंटेंट जो है वो फीमेल जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब मेल कंटेंट जाता है तो किसकी वजह से जाता है, ट्राइकोगाइनी। तो एस्कोमाइकोटा के अंदर जो ट्यूब बनती है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है उसे ही ट्राइकोगाइनी के नाम से जाना जाता है ना। इनटू द एस्कोगोनियम एंड पेयर अप विद फीमेल न्यूक्लियाई टू फॉर्म डाइकैरियोन। डाइकैरियोन का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे क्योंकि कंटेंट चला गया है, न्यूक्लियस का पूरा कंटेंट चला गया है, तो यहाँ पर डाइकैरियोन सिचुएशन बनती है विच इज N+N सिचुएशन। ठीक है, द सेक्सुअल एक्ट स्टिमुलेट्स द एस्कोगोनियम टू प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ स्वेलिंग्स पेपिलेट जस्ट अपोजिट टू ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द पेरिफेरी। अब देखो, इसे समझने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा कि किस तरीके से एस्कस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ये पूरी जो स्टेप्स हमारे इसके अंदर सम्मिलित हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा, ये हमारी एस्कोगोनियम हो गया यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गई, और ये हमारा एंथ्रीडियम हो गया, जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम एंथ्रीडियम बोलेंगे। यहाँ पर ट्राइकोगाइनी का फॉर्मेशन हुआ है, तो एस्कोमाइकोटा के अंदर जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइनी बोलते हैं। ये ट्राइकोगाइनी का फॉर्मेशन हुआ और जो मेल कंटेंट है वो क्या कहाँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन किया गया है और एक एकदम व्हाइट ब्लैंक कलर की स्ट्रक्चर के अंदर, इसे हम बोलते हैं डाइकैरियोन, क्योंकि ये अपना वजूद रख रहा है, ये अपना वजूद, दोनों जुड़ गए हैं लेकिन आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं। तो N+N कंडीशन बन गई है। N+N कंडीशन के बाद में यहाँ पर कॉन्जुगेट डिवीजन हो जाता है डाइकैरियोन्स का, और ये डाइकैरियोन्स जो है वो इधर की तरफ मूव करने लग जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एस्कोजीनस हाइफी। एस्कोगाइनस हाइफी के अंदर ये मूव करने लग जाते हैं, इन हाइफी के अंदर आफ्टर दैट डिवीजन। तो डिवीजन हो गया तो ये इस हाइफी की तरफ चले जाएंगे। अब इस एक पर्टिकुलर हाइफी को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, ये इस एक जो पर्टिकुलर हमारा हाइफी का फॉर्मेशन हो रहा है जिसे हम यहाँ पर मेंशन भी किया गया होगा एस्कोजिनस हाइफी। ये जो एक पर्टिकुलर हमें हाइफी दिख रही है इसे हम एस्कोजिनस हाइफी बोलेंगे, और इस एक हाइफी की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, और ऐसा सब हाइफी के अंदर हो रहा होगा। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं कि सबसे पहले ये देखिए, ये शुरू में बनना स्टार्ट हुई है, इन्हें हम प्रोटर्बरेंस बोलते हैं कि प्रोटर्बरेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद में ये फाइनली किसके अंदर बन गई है, एस्कोजिनस हाइफी के अंदर ये चेंज हो गई है। तो ये एक एस्कोजिनस हाइफी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, एस्कोजिनस हाइफी के अंदर क्या हुआ,
कि ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से आ गया, ये डाइकैरियोटिक सिचुएशन को दिखा रही है, ये पूरा एस्कोजिनस हाइफा को दिखा रहा है और ये इधर एस्कोगोनियम को दिखा रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस आपके यहाँ पर डाइकैरियोट की सिचुएशन में पड़े हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो टॉप वाली सेल होती है वो यूनिन्यूक्लियर टिप सेल होती है, यानी कि बाकियों में तो डाइकैरियोटिक सिचुएशन डाइकैरियोटिक सेल बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूनिन्यूक्लियर, सिर्फ टिप की सेल पे एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ये वाली जो पर्टिकुलर एक जो सेल होती है टिप सेल तो क्या है, हमारी यूनिन्यूक्लिएटेड है, उसके आगे वाली जो सेल है वो क्या होती है, इस तरीके से फॉर्म्ड हो जाती है, हुक लाइक, जिसे क्रूजियर सेल के नाम से जानते हैं, हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाती है इस तरीके से। फिर यहाँ पर डिवीजन होता है, हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और यहाँ पर क्या हो गया, 4 का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये एक ध्यान रखना, यहाँ पर भी पूछा जाता है, टिप सेल क्या होगी, यहाँ पर भी यूनिन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है टिप सेल के अंदर, और टिप सेल के नीचे वाली जो सेल है वो यहाँ पर हुक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुई है, जिसे हम क्रूजियर नाम देते हैं, क्रूजियर फॉर्मेशन। क्रूजियर फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का यहाँ पर डिवीजन हो गया, आप बहुत इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, एस्कस मदर सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये देखिए यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 2 सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, 2 सेप्टा के फॉर्मेशन होने से 3 सेल का फॉर्मेशन हुआ। देखो, 1 सेप्टा 2 सेप्टा, टोटल कितनी सेल बनी, 1 2 3। यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियस थे उसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर ये 1 न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये, इसको बोला जाता है एस्कस मदर सेल, जिससे आगे फर्दर डिवाइड होंगी। अब ये जो दोनों सेल्स होती है ना, ये दोनों सेल्स नीचे की तरफ आके इस तरीके से मैनेज हो जाती है, और ये जो बीच वाली सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से हमें दिखाई देंगे, तो ये नीचे की तरफ अरेंज हो गई हैं, ठीक है। और इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाती है, इनका सेप्टा फ्यूज हो गया, तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गई, और ये यहाँ पे डाइकैरियोन का वापस निर्माण हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होने के बाद में यहाँ पर टोटल 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि यहाँ पर ये जो सेल है ये वापस क्रूजियर का फॉर्मेशन करेगी। जैसे मान लो कि ये वाली सेल थी हमारी, ये क्रूजियर का फॉर्मेशन कर रही थी, तो यहाँ पर ये जो सेल है जहां पर ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये वापस से क्रूजियर का फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर डिवीजन होगा और एक नई एस्कोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, और वहीं से फिर एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर पूरी मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास क्या आ गए, टोटल 8 एस्कोस्पोर्स आ गए, ठीक है। और इन 8 एस्कोस्पोर्स के आसपास क्या होगा, कुछ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, और वो साइटोप्लाज्म और कुछ अनयूज्ड साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। अनयूज्ड साइटोप्लाज्म को हम एपीप्लाज्म बोलते हैं, जो इधर साइड वाइड में बच गया है, और ये टोटल क्या है, एस्कस है। और इस एस्कस के अंदर देखो, गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन इस तरीके से हो गया है। अब आप जब थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत क्लियर होगा ये चीज कि एस्कस का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखना, इस चीज को ध्यान से पढ़ना है। हमने जो एक एक चीज पढ़ी है वो यहाँ पर थ्योरेटिकली मेंशन की गई है। जैसे कि सबसे पहले डाइकैरियोन्स, क्योंकि एस्कोगोनियम से जो एंथ्रीडियम है उससे एस्कोगोनियम के अंदर पूरा जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो चला गया है, तो वहां पर कैसी सिचुएशन बन गई है, डाइकैरियोटिक सिचुएशन बन गई है। तो द डाइकैरियोन्स इन एस्कोगाइनम multiply by conjugate division, and as these daughter nuclear pair from the escogonium begin to enlarge and the swelling enlarge and pass into the swelling one by one, ये स्वेलिंग इनोगेट होती हैं और एस्कोजिनस हाइफी बनाती हैं। पहले प्रोट्रूबरेंस बनी, उसके बाद में क्या बनी, हमारी एस्कोजिनस हाइफी बनी, और इन एस्कोजिनस हाइफीज में ये जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ है ये वहां पर मूव कर जाएंगे। तो द न्यूक्लियर पेयर इन एस्कोजिनस हाइफी अंडरगोज कॉन्जुगेट डिवीजन, वहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा और उसके बाद में ये एस्कोजिनस हाइफी में चले जाएंगे। लेटर द सेप्टा और डाइकैरियोन इन एस्कोजिनस हाइफी इन सच ए वे दैट ईच सेल ऑफ आर फॉर्म्ड इन एस्कोजिनस हाइफी। ये जो पर्टिकुलर हमारे डाइकैरियोन्स हैं, ये डाइकैरियोन्स किसके अंदर चले जाएंगे, अब एस्कोजिनस हाइफी के अंदर चले जाएंगे, एक्सेप्ट द टर्मिनल सेल को छोड़कर। टर्मिनल सेल के अंदर खुद का ही न्यूक्लियस होगा, बस वहां पर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द टर्मिनल सेल जो कि यूनिन्यूक्लिएट होती है। हमने देखा है ना यहाँ पे कि ये जो हमारी एस्कोजिनस हाइफी है इसके अंदर जो टर्मिनल सेल होते हैं उसमें खुद का ही न्यूक्लियस है बस, तो ये यूनिन्यूक्लिएट टिप सेल है, बाकी में डाइकैरियोन्स है, ठीक है। Thus, the dikaryotic phase in escogyny, dikaryotic represent the escogenous hyphae wherein one nucleus is escogonial origin and the other antheridial। ऑब्वियसली बात है ना, डाइकैरियोन सिचुएशन बनी कैसे, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंथ्रीडिया और oogonia की। डाइकैरियोन सिचुएशन आई कहाँ से, एक न्यूक्लियस तो इसका है एस्कोगोनियम का और दूसरा न्यूक्लियस किसका है, एंथ्रीडियम का है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में ज्वाइंट हो गए। तो इस वजह से डाइकैरियोन सिचुएशन आई कि जो पर्टिकुलर एंथ्रीडियम वाला कंटेंट है वो किसके अंदर चला गया है, एस्कोगोनियम के अंदर चला गया है, इस वजह से वहां पर डाइकैरियोटिक सिचुएशन आई।
The penultimate binucleate cell of ascogenous hyphae elongates and bends over to form a hook-like cell called hook cell या फिर इसे ही क्रूजियर बोला जाएगा, जिसमें जो हमारी पेनल्टीमेट सेल होती है जो बाइन्यूक्लिएट है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है थोड़ी सी, और उसे ही हुक सेल बोला जाता है या फिर क्रूजियर सेल बोला जाता है। और जो 2 न्यूक्लियाई है क्रूजियर सेल में वो अंडरगोज कॉन्जुगेट डिवीजन टू फॉर्म 4 न्यूक्लियाई, वहां पे 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, उसके बाद में 4 न्यूक्लियाई बनने के बाद में वहां पर 2 सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। 2 सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब 3 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो 9 सेप्टा आर फॉर्म्ड इन हुक सेल इन सच ए वे दैट बेसल एंड एपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियस ईच एंड द मिडल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियाई। मिडल सेल जो होगी हमारी, ये जो मिडल सेल है उसके अंदर तो 2 न्यूक्लियाई होंगे, और जो टर्मिनल और बेसल सेल होगी उसके अंदर क्या होगा, हमारा एक एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। और ये टर्मिनल और बेसल सेल जो है वो दोनों बाद में आकर इसके नीचे की तरफ ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, ठीक है। देन द बाइन्यूक्लिएट मिडल सेल इज नोन एज क्रूक सेल। क्रूक सेल एनलार्ज होगी, कन्वर्ट होगी एस्कस मदर सेल के अंदर, और एस्कस मदर सेल के अंदर कैरियोगेमी होगी, टेक प्लेस इन एस्कस मदर सेल फ्यूजिंग 2 न्यूक्लियाई। यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे एंड फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और यहाँ पर डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये अब अंडरगो करेगा मियोसिस होगा, 4 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और यहाँ पर फर्दर माइटोसिस होगा जिसकी वजह से 8 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये फ्यूज हो गए हैं, 2 से 4 बन गए और 4 से टोटल बाद में 8 बन जाएंगे। यहाँ पर मियोसिस हुआ है और मियोसिस होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, ठीक है। देन द एस्कोस्पोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड these 8 nuclei. Later a wall is laid, ascospores are accumulated around each nucleus and later as well is laid some cytoplasm accumulates around is known as the epiplasm। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो देखो कुछ साइटोप्लाज्म तो होता है जो हम वो यूज हो जाता है, दूसरा कुछ साइटोप्लाज्म वहां पर एस्कोस्पोर्स के आसपास में बच जाता है, जिसे हम ऐसा मानते हैं कि ये एस्कोस्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर फूड के लिए काम में आएगा उसके, है ना। तो पूछा जाता है कि लेफ्ट साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, जो साइटोप्लाज्म बच जाता है उसे क्या बोला जाता है, एपिप्लाज्म बोला जाता है, ध्यान रखना। एंड प्रोबेबली डाउन द साइटोप्लाज्म लेफ्ट अनयूज्ड इज नोन एज द एपिप्लाज्म। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोप्लाज्म जो कि अनयूज्ड बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपिप्लाज्म बोलते हैं। एंड सर्व्स फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एस्कोस्पोर्स, जो एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं 8 उनके आसपास बचा हुआ है तो उसे एपिप्लाज्म बोला जाता है, जो कि अनयूज्ड साइटोप्लाज्म होता है, और यही जो एस्कोस्पोर्स हमारे डेवलप हो रहे हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है एपिप्लाज्म। एपिप्लाज्म का मतलब जो साइटोप्लाज्म अनयूज्ड हमारे लिए बच गया है उसे क्या बोलेंगे, एपिप्लाज्म, ठीक है। तो होपफुली ये पूरा हेस्कस का फॉर्मेशन आपको समझ आ गया होगा, है ना।